So guys, a very good evening to all of you. Although, so if you have like any doubt or anything you want to ask, you may ask before I start the class. स्क्रीन शेयर हो गया है, एक बार बताइएगा आप मुझे। यस हो गया है। ओके, ठीक है। आज जो हम करने जा रहे हैं, ओके, वी आर गोना टू डू करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर मंथ, नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स हम करने जा रहे हैं। So again, before I'm gonna to start, if you want to ask anything, any topic, any doubt, किसी भी बच्चे को हो तो यू मे आस्क। ठीक है, एनी सब्जेक्ट, कुछ भी हो, जो भी मन में डाउट है तो यू मे आस्क। सर वो लास्ट क्लास में आप जो पीडीएफ से पढ़ा रहे थे वो शेयर कर देंगे आप? लास्ट क्लास में पीडीएफ तो आपके ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड है। ग्रुप में एक बार आप जाके देखिएगा, ऑलरेडी शेयर है। अच्छा। ठीक है, एक बार चलो मैं पिंग कर दूंगा दोबारा, कहाँ पे ऑलरेडी सभी लोगों के पास है वो, मतलब ग्रुप में है। और बताइए बाकी कुछ लोग, कोई लेटेस्ट की किसी न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हो, डेफिनेटली उसके बारे में पूछोगे। यूजीसी ने जो गाइडलाइंस दिया पढ़ेंगे उसके बारे में, बट आज नहीं। सो वी आर गोना टू कवर करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर। ठीक है, नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स हम करने जा रहे हैं। जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, स्टार्ट कर।
जैसे 1-2 मिनट और गाइस, हो गया मेरा नेटवर्क थोड़ा सा अनस्टेबल है। ओके सो आर्यभट्ट नवंबर, अब आप देखते जाइएगा। इंडिया में एक लॉ पास हुआ था 2023 में, इसको बोलते हैं हम डीपीडीपी एक्ट। डीपीडीपी एक्ट 2023। इस एक्ट की फुल फॉर्म है आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो अभी अगर आप देखेंगे इंडिया में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेके, यस देयर इज अ लॉ 2023 में पास हो गया था। तो उसको लेके कुछ गवर्नमेंट ने रूल्स नोटिफाई किए हैं। तो कोई एक लॉ बनता है, लॉ एक ब्रॉड एरिया को रेगुलेट करता है, एंड जब आपको और थोड़ा माइक्रो लेवल पे मैनेज करना होता है तो आप उस लॉ से ही रूल्स ड्राइव करते हो। ठीक है। तो मेन इवेंट ये है, आपको जो पता करना है, इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन को लेके एक लॉ है, उसको बोलते हैं हम डीपीडीपी एक्ट 2023 में ये पास हो गया था। देयर आर मेनी थिंग्स इसमें है, जैसे वन ऑफ द मेन फीचर है कि क्या कोई पब्लिक आइडेंटिटी, पब्लिक बॉडी या प्राइवेट बॉडी आपके डेटा को कब तक रख सकती है, आपके पर्सनल डेटा को। सो देयर इज दिस टाइम लिमिट ऑफ 1 ईयर। इमेजिन करो ना, आप एक होटल में गए, कोचिंग सेंटर में गए, कहीं भी गए, आपकी बहुत सारी लॉट ऑफ पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। तो आप जब गए, आपका काम खत्म हो गया, अब वो आइडेंटिटी, वो एंटिटी कब तक आपका डेटा को रखेगी? तो 1 साल का टाइम दिया गया। 1 साल के बाद यू हैव टू डिलीट दैट डेटा। तो ये सारा है, बस ये आपको याद रखना है। इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन को लेके देयर इज अ लॉ, डीपीडीपी एक्ट। ठीक है, ये नवंबर में आया था। एक ये पॉलिटी का कॉन्सेप्ट न्यूज में है, इसके लिए तो मैं चलो बताऊंगा अभी। बस इतना याद रखना, आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको लेके कुछ नया एक नई इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है। बट कभी आपको बताऊंगा, प्रेसिडेंट किसी भी मुद्दे पे एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट पे। बट क्या सुप्रीम कोर्ट बाइंड है एडवाइस देने के लिए? नहीं, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। बस आपको याद रखना है आर्टिकल 143 डील्स विद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर राष्ट्रपति को कोई एडवाइस लेनी है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो यूज करेगा आर्टिकल 143। एक आपकी, चलो जाने दो, ये थोड़ा फैक्चुअल है। ओके सो इंटरनेशनली एक समिट हुई थी, तीसरा न्यूज है G20 समिट। G2 एक टर्म दिया गया है। आप सभी लोगों ने जब जी से सुनते हो, आपने G7 के बारे में सुना होगा।
G8 के बारे में आपने सुना होगा, और आप सभी लोगों ने G20 के बारे में भी सुना होगा। एक और ग्रुपिंग है G4, इन सब के बारे में आप सुना होगा। नाउ देयर इज दिस न्यू टर्म G2। नाउ व्हाट इज दिस G2? दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प। और उन्होंने क्या किया, उनकी एक मीटिंग हुई थी, ट्रम्प की मीटिंग, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। तो जो उनकी यूएस की मीटिंग हुई चाइना के साथ, तो इस मीटिंग को उन्होंने टर्म दिया G2। ठीक है, तो आप अगर आए G2, तो G2 क्या है? G2 इज अ टर्म कॉइन्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट फॉर द मीटिंग ऑफ चाइना, बिटवीन चाइना एंड यूएस, इसको ये G2 बोलते हैं। ठीक है, ऑल्दो ऐसा कभी फॉर्मल ग्रुपिंग नहीं है, बट इसी को इन्होंने G2 बोला हुआ है। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय G7? G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है। तो ये पहले G7 था, फिर G8 हुआ, G8 में रशिया इसमें ऐड हो गया। बट रशिया ने 2014 में एक बार पहले भी अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, तब रशिया को इससे निकाल दिया गया, ये वापस G7 बन गया। ठीक है, G20 के बारे में आप सभी जानते हो, दुनिया के लाइक मेन 20 कंट्रीज है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G20। और G20 2023 की जो समिट थी वो इंडिया में हुई थी, याद रखना है। व्हाट इज G2? यूएस एंड चाइना की ग्रुपिंग को हम G2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? एक एपेक समिट थी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की समिट थी। इसमें एशिया पैसिफिक कंट्री आती है, एशिया के वो देश जो पैसिफिक को सराउंड करते हैं, और कुछ और देश भी। वो इसमें क्या है, एपेक में वो देश हैं जो पैसिफिक को सराउंड करते हैं। ठीक है, तो एपेक की मीटिंग हुई थी बुसान, साउथ कोरिया में। तो इस मीटिंग में चाइना भी क्योंकि एपेक का पार्ट है, और यूएस भी एपेक का पार्ट है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक मीटिंग हुई थी, उसको इन्होंने टर्म दिया G2। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, एपेक 2025 की जो मीटिंग थी नवंबर में, कहाँ पे हुई है? साउथ कोरिया के एक देश में हुई है, बुसान में। इंडिया क्या एपेक में शामिल है? नहीं, इंडिया इज अ लाइक एक ऑब्जर्वर है, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एपेक। ऑल्दो इंडिया वांट्स टू बी अ मेंबर ऑफ एपेक, बट क्योंकि इसमें वो देश हैं जिनका पैसिफिक में होना जरूरी है, एंड इंडिया इज नॉट अ एशिया पैसिफिक कंट्री। एशिया में तो है, बट हम पैसिफिक में नहीं है। ठीक है, तो देयर इज दिस एपेक समिट। Excuse me, sir. सॉरी, सर मुझे पूछना है कि अभी जो ये करंट अफेयर्स आप करा रहे हो, तो शुड आई नहीं, नोट इट डाउन कि बाद में मैं ये रिवाइज ये वाली पीडीएफ आप मेरे से ले सकते हो, ऑलमोस्ट मैं सारा इसमें लिख रहा हूँ। इफ यू वांट टू टेक दिस पीडीएफ फ्रॉम मी, ये मेरे से आप मांग सकते हो। ठीक है ना, ओके एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो देयर इज दिस एशिया पैसिफिक की समिट हुई थी। अनदर G20 की समिट हुई है नवंबर में, 20th G20 की समिट हुई है, और दिस समिट वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। बस ठीक है, इतना आप ख्याल रखें, साउथ अफ्रीका में समिट हुई है G20। हाँ, थोड़ा सा ये मैं होमवर्क दूंगा आपको, इन सभी देशों के एक बार है ना नाम पढ़ के आना, मैप में एक बार देखना, G7 में कौन है, G8 में कौन है, G20 में कौन है। ओके, व्हाट अबाउट G4? G4 मैंने आपको नहीं बताया। G4 है, देयर इज दिस, आप सभी लोगों ने देखा होगा, P5 कंट्रीज हम बोलते हैं। तो P5 हम उन देशों को बोलते हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिनके पास परमानेंट सीट है, जिनके पास परमानेंट सीट है, उनको हम बोलते हैं P5 कंट्री। ये है आपका यूएसए, चाइना, यूके, रशिया, फ्रांस। नाउ देयर आर सम कंट्रीज जो चाहते हैं कि इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, हमें भी आप ऐड कीजिए हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो उनमें से 4 देशों ने ग्रुप बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 4, G4। एंड इस G4 में है आपका इंडिया है। इंडिया बोलता है मुझे भी आपको इसमें मेंबर बनाना है, फिर जापान भी इसमें है, एंड इसमें है जर्मनी, और इसमें है आपका, देन जर्मनी हो गया, ब्राजील,
तो G4 is a grouping of 4 countries which support each other membership into the Security Council, United Nations Security Council. जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास वीटो पावर है. वीटो पावर का मतलब राइट टू रिजेक्ट. ये यूनाइटेड नेशन के किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकता है. अगर इनमें से कोई भी बंदा यूनाइटेड नेशन में आप कोई भी प्रपोजल लेके जाइए, इनमें से किसी ने भी उस पर नेगेटिव वोट डाल दिया तो वो प्रपोजल लैप्स कर जाता है. तो यूनाइटेड नेशन कैन नेवर कंडेम द अटैक ऑन रशिया. यूनाइटेड नेशन कैन नेवर कंडेम द अटैक ऑन वेनेजुला, बिकॉज अगर आप उस प्रपोजल को लेके आओगे वेनेजुला वाले को तो यूनाइटेड नेशन वीटो कर देगा. यूक्रेन वाले को लेके आओगे तो रशिया वीटो कर देगा. ठीक है. और एपेक के बारे में एक चीज आपको याद रखना, ये जो ये बार की मीटिंग हुई है पहली बार फर्स्ट टाइम अफ्रीकन सॉइल पे हुई है. फर्स्ट टाइम इन अफ्रीका. ठीक है. सर किसकी अफ्रीका में हुई है, एपेक की या G20 की? यस, एपेक 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 एपेक. देखो ना, एपेक वाले में मैंने लिखा है आपको फर्स्ट टाइम इन अफ्रीका. इससे पहले कोई मीटिंग इसकी अफ्रीका में नहीं हुई है. G4 कोई ऐसी सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जस्ट ऐसे ही है. मतलब एक ये व्हाट आई से वर्किंग ग्रुप का नाम है, कुछ इसकी फॉर्मल मीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती है. तो सर एपेक की 2025 में जो मीटिंग हुई है वो अफ्रीका में हुई है हाँ ये? बेटा, वही हुई है एपेक की जो ईयरली मीटिंग है. पर सर वो तो बुसान में बोला है. सॉरी वेट. हाँ वेट. अरे बेटा यहाँ कंफ्यूजन हो गया. सुनो, सर आपने ये होती है G20 का बताया है। G20. हाँ G20 ये रहा. सॉरी, हाँ ये रहा. सॉरी. ठीक है. G20 के कई सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक साथ बता दिए ना. G20 वाली मीटिंग हुई है साउथ अफ्रीका में. हाँ, फर्स्ट टाइम इन अफ्रीका G20 मीटिंग. ठीक है. एक ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के बारे में भी याद रखिएगा. वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट. ट्वेंटी 26 ये दुनिया में बताता है वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. ये रिपोर्ट पब्लिश की है तुम्हारा वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब ने. बस ये आपको याद रखना है. वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब. अब ये सब्जेक्टिव डिस्कशन के लिए बहुत सारा अच्छा डेटा है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको इतना याद रखना है. ठीक है. इनइक्वालिटी क्या होता है? इनइक्वालिटी इज अ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. और इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्टेप्स उठाती है. वन ऑफ द स्टेप इज हाई टैक्सेशन ऑन पुअर, सॉरी ऑन रिच. आप देखोगे ना इनकम टैक्स का, आप स्लैब देखिएगा आपको पता चलेगा. लेट से 1 से 0 से 5 लाख तक टैक्स निल है. ये मैं आपको हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ. 5 से 10 लाख तक 10% है, और लेट से 10 से 15 लाख तक 15% है, 15 से 20 लाख तक 20% है. तो आपने एक चीज देखा, जैसे जैसे देयर इज दिस राइज इन इनकम, देयर इज दिस राइज इन टैक्स. तो ऐसे टैक्सेस को हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं. प्रोग्रेसिव टैक्स. तो इनकम टैक्स एग्जाम्पल, इनकम टैक्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी टैक्सेशन बढ़ेगा. इससे क्या होगा? जितनी ज्यादा इनकम, सरकार तुमसे ज्यादा शेयर लेगी और उसको डेफिनेटली रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, गरीब लोगों के लिए लगेगा, तो उससे समहाउ एक इक्वालिटी एंश्योर होगी. तो वन ऑफ द स्टेप जो सरकार लेती है हाई टैक्सेशन. उसके बाद सरकार गरीबों के लिए बहुत सारी डायरेक्ट आपको स्कीम्स देती है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. ठीक है. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, पढ़ना इनको, जिसमें फ्री में फूड मिलता है. ठीक है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें हम फ्री
हेल्थ बेनिफिट देते हैं, 5 लाख तक का हम गरीब लोगों को फ्री इंश्योरेंस देते हैं। तो गवर्नमेंट बहुत सारे डायरेक्ट एक्शंस भी लेती है, और कई सारी स्टेप है जिससे सरकार इस इनइक्वालिटी को दूर करने की कोशिश कर रही है। बट वर्ल्ड में आज जो मेजर चैलेंज है वो इनइक्वालिटी है। इंडिया में भी अगर आप देखोगे अच्छी खासी इनइक्वालिटी है, अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। ये सारी स्टेटमेंट आप एक गरीब लोगों तक, मतलब एक आम आदमी को भी पता है कि पैसे वाला और पैसा होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ये है आपका वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। सरकार क्या कर रही है, जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाती है, कुछ डायरेक्ट बेनिफिट सरकार देती है, और सरकार क्या करती है, सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी करती है, सरकार डायरेक्ट इनकम भी देती है। जैसे फार्मर्स को एक इसकी स्कीम का नाम है पीएम किसान। यहाँ पे किसानों को 6,000 रुपए पर ईयर दिए जाते हैं। और भी बहुत सारी जगह हम बात कर रहे हैं मिनिमम बेसिक इनकम की, क्या हमारे देश में मिनिमम बेसिक इनकम होना चाहिए? दैट्स अ पॉलिसी डिबेट। अब कई बार इसमें डिस्कशन होता है क्या हम अपने देश में गरीब लोगों को मिनिमम बेसिक इनकम दें या ना दें, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी देश में बहुत ज्यादा है, इसको कैसे दूर किया जाए। तो सर इसमें मतलब वो उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि मिनिमम बेसिक इनकम क्यों नहीं देनी चाहिए? मिनिमम बेसिक इनकम क्यों नहीं देनी चाहिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एक डिबेट होती है एम्पावरमेंट वर्सेस एंटाइटलमेंट। वो बोल रहे हैं इस पैसे को आप इनको एम्पावर करने को खर्च करो, एंटाइटलमेंट मत दो, फ्री बीज मत दो। आप उस पैसे को एम्पावर करने पे खर्च करो, उनकी हेल्थ पे खर्च करो, उनकी एजुकेशन पे खर्च करो, ठीक है। ऐसे ही आप पैसे दे रहे हो, कई बार ये भी होता है कि अगर आप ऐसे अकाउंट में पैसे दे रहे हो, व्हाट अबाउट वो उस पैसे को मिसयूज करें, ठीक है। बहुत सारी इसमें दूसरा ये है, क्या इंडिया की स्टेट कैपेसिटी अभी है कि हम इस तरीके से पैसा दे सकते हैं? तो देयर आर मल्टीपल डिबेट्स, ठीक है। तो लेकिन सर अगेन दोनों मिसयूज, साइड की डिबेट है। अगर हम मिस मिसयूज वाली बात करें तो करप्शन के थ्रू उन तक पहुंचता ही नहीं है, तो अगर वो हेल्थ नहीं, और ये देखो, ये वाली अब डिबेट है ना, ये वाली डिबेट ऑलमोस्ट इंडिया में सेटल हो चुकी है। मतलब पहले ऐसा होता था कि देयर वाज अ स्टेटमेंट ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, उन्होंने बोला था, एंड स्टार मार्क करके मैं भी बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला था अगर मैं 1 रुपए दिल्ली से, न्यू दिल्ली से भेजता हूँ तो गरीब लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो 22 या 23 पैसे रह जाता है, यानी कि 22 या 23% पैसा पहुंचता है। बाकी यस। का 80% या लेट से 78% पैसा वो आपका लीक हो जाता है। ये जितने भी लीकेजेस हैं, ऑलमोस्ट, मैं सारे नहीं कह रहा, ऑलमोस्ट 80-90% ये प्लग हो चुके हैं, ठीक है। और वो प्लग हो चुके हैं थ्रू अ टेक्नोलॉजी कॉल, जिसको हम बोलते हैं जैम ट्रिनिटी बोलते हैं। ये शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा, जैम, JAM। JAM ने ऑलमोस्ट हमारे देश का सोशल सिक्योरिटी का जो बेनिफिट देने का तरीका है वो टोटली बदल दिया है। जैम का मतलब है धन योजना जन धन योजना। जन धन योजना में हमने क्या किया, 0 बैलेंस खाते खोले लोगों के, गरीब लोगों के। तो आप देखोगे आज हमारे पास जन धन योजना के अंडर में 50 करोड़ प्लस खाते हैं। इससे पहले गरीब लोगों के पास खाता नहीं होता था। अकाउंट इज अ फाइनेंशियल एड्रेस फॉर अ पुअर। तो जन धन योजना ने उनको एक फाइनेंशियल एड्रेस दिया। उसके बाद दूसरी मेजर दिक्कत आती थी हमारे देश में, फेक आईडीज होती थी। जब इस तरीके की कोई सरकार स्कीम देती थी तो बहुत सारे लोग मल्टीपल फेक आईडीज बना के उसके बेनिफिट को लीक कर देते थे। तो फिर आ गया आधार। अब आधार फेक बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इन्होंने फेक आईडी बनाने को खत्म कर दिया है। 99.99% एक्यूरेसी है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप दो फेक वोटाई से आधार बनवा पाए, बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। कहीं बन गए होंगे लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है। पहले बहुत इजी था, 2 पैन कार्ड बनाना, आधार के अलावा किसी भी और आईडी को दो बनाना बहुत आसान होता था। 2 DL बनाना, 2 पैन कार्ड बनाना, कुछ भी बना लो, आधार को बनाना डिफिकल्ट है। व्हाट अबाउट कम्युनिकेशन, मोबाइल? तो मोबाइल से अब कम्युनिकेशन ईजी हो गया है।
तो जैम ट्रिनिटी ने ये जैम इकोनॉमिक सर्वे में वर्ड यूज हुआ था, तो इन तीनों ने हमारे देश की सोशल सिक्योरिटी डिलीवरी को सही कर दिया है। और ये जो आप डायरेक्ट खातों में पैसा देते हो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो अगर आप देखोगे आज की डेट में, अगर सरकार 50,000 करोड़ रुपए अब खर्च कर रही है, तो वो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 90% एक्यूरेसी से सही पहुंच जाता है। तो लीकेज की प्रॉब्लम अब इतनी बड़ी नहीं है। प्रॉब्लम है, हमेशा सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत है, बट वो नॉट अ मेजर इशू पहले जो था। आज से 20 साल पहले इट इज वेरी डिफिकल्ट, लोगों के पास खाते नहीं थे, आईडी नहीं थी, बहुत लीकेजेस होते थे। नाउ द प्रॉब्लम इज द साइज ऑफ केक इज बिट लो, यू नीड मोर मनी, यू नीड मोर मनी। उसके लिए टैक्स पेयर से पैसा आएगा। अब इंडिया में तुम बोलते हो कि अदर डिबेट ये आ जाते हैं कि हम जितना टैक्स देते हैं उतनी हमारे देश में सर्विसेज नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे पैसा खर्च करोगे, सरकार के पास ऑलरेडी डेवलपमेंट पे लगाने के लिए इतना पैसा नहीं है, तो सरकार के पास और पैसा कम होगा। समझ में आया? यस। हाँ, तो ये दिक्कत है। अब मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा ये प्रॉब्लम होगा, हमेशा तुम्हें और इफिशियंसी की डिबेट में ही रहना होगा कि और इफिशियंसी की जरूरत है। बट मेन प्रॉब्लम ये है पैसे की कमी। सरकार के पास आज अगर आप पैसे दो, सरकार मिनटों में अकाउंट में पैसा पहुंचा सकती है, बट वो जो केक का साइज है वो थोड़ा छोटा है। सरकार के पास टैक्स, जैसा मैंने आपको बताया, अब बजट आएगा आने वाला है 5-6 दिन में, यू विल फाइंड कि इतना ज्यादा सरकार के पास पैसा नहीं है, बहुत कम स्पेस है। तो क्या उस लिमिटेड पैसे को हम कैपिटल डेवलपमेंट में लगाएं, लोगों को स्किल सिखाने में लगाएं, या फ्रीली बांट दें? समझ में आया ना? जब सरकार एजुकेशन पे, स्किल पे खर्च कर रही है, तो सरकार ने डायरेक्शन तय कर दिया उस बेनिफिट की, लेकिन जब आपके अकाउंट में आया, नाउ इट इज अप टू यू वेयर यू आर गोना टू इन्वेस्ट दैट मनी। आप उसको बच्चे के कहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है? तो ये डायरेक्शन ऑफ मनी पे सरकार का कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन धीरे धीरे किस करके सरकार एम्पावरमेंट भी कर रही है। कुछ लोग बोलते हैं वी हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन एम्पावरमेंट एंड एंटाइटलमेंट, कुछ लोग बोलते हैं नहीं एम्पावरमेंट पे ध्यान दो। देयर वाज अ चाइनीज सेइंग कि लाइक ऐसे था कि वो मतलब एक व्यक्ति को फिश मत दो, टीच देम हाउ टू फिश, फिशिंग सिखाओ, ठीक है ना? एक बार मछली दोगे, उसका एक टाइम का खाना बनेगा, लेकिन अगर आपको फिशिंग सिखाओगे, आप उसकी लाइफ टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो आप वन टाइम बेनिफिट देना चाहते हो, इसको स्किल सिखाना चाहते हो, दैट्स अ डिबेट। एंड the Indian state do not have that much of surplus money like developed country have कि हम उसे कहीं भी खर्च कर सकते हैं। We have very limited money। ठीक है, तो ये जैम याद रखना, बड़ा अच्छा है। जैम और डीबीटी ने तो पूरा चेंज ही कर दिया है कैसे हम लोगों को सरकार सर्विसेज सरकार ये बेनिफिट देती है, पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। एक और है, इंडिया की जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, सीईए, उन्होंने कंसर्न रेज की है ओवर आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स पर। उन्होंने देखा है बहुत सारे स्टार्टअप आईपीओ लेके आते हैं, एंड आईपीओ दे आर यूजिंग आईपीओ एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जिट रूट फॉर अर्ली इन्वेस्टर। जिन लोगों ने पहले पैसा लगाया था ना, वो आईपीओ से पैसा गेन करके अपना पैसा लेके बाहर निकल जाते हैं। तो ये कैपिटल गेन के लिए नहीं है, कैपिटल रेस के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये है कि पैसा आया, उससे तुम बिजनेस में नहीं लगा रहे हो। जो पुराने इन्वेस्टर थे वो अपना शेयर लेके निकल जाते हैं। अब ये पब्लिक मनी है, डूबे डूबे जैसा वो होने दो। तो आईपीओ दे आर नॉट यूजिंग फॉर कैपिटल रेज एंड फॉर एक्सपेंशन, दे आर जस्ट, इट इज अ एग्जिट मैकेनिज्म फॉर अर्ली इन्वेस्टर। तो ये आईपीओ को लेके उन्होंने बोला है। व्हाट इज आईपीओ? सपोज देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसके पास पैसे की कमी है। हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज मनी? एक तो हो गया वो डेट ले, कर्जा ले सकती है, बट कर्जा मिलना या ना मिलना वो उसके ऊपर नहीं है। कई बार आपको कर्जा नहीं मिलता है, कई बार कर्जा मिलता है तो वो आपके ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशन लाता है, आपको इंटरेस्ट देना होता है। सपोज कीजिए आप वो ऑब्लिगेशन नहीं चाहते, देन व्हाट ऑप्शन यू हैव? यू वांट टू डाइल्यूट योर इक्विटी। तो उस इक्विटी को आप एक शेयर बेच सकते हो। किसको बेच सकते हो? किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच सकते हो, किसी इन्वेस्टर को दे सकते हो, किसी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को आप बेच सकते हो। बट इन सब में आपके ऊपर बहुत सारे है ना, अगेन बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं। ये जो इन्वेस्टर आते हैं सर्टेन टाइम के बाद, अगर आपके स्टार्टअप का इनके पास ज्यादा शेयर है, तो दे कैन ऑल्सो किक आउट यू, जोमेटो के साथ जो हुआ। तो व्हाट यू कैन डू कि मैं
इन इन्वेस्टर को नहीं दे रहा हूं, मैं तो इसको पब्लिक को बेच रहा हूं। मैं क्या करूंगा, अपने 10% शेयर को 1 करोड़ शेयर्स में डिवाइड करूंगा और उसको मैं पब्लिक को ऑफर दे दूंगा। पब्लिक मेरे में पैसा लगाएगी, मैं उनको अपना शेयर दे दूंगा, खत्म। क्योंकि जब आप पब्लिक को पैसा देते हो, आपके ऊपर कोई कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपको बस एक साल में एनुअल जनरल मीटिंग करनी है। समझ में आया ना? सपोज देयर इज दिस कंपनी एक्स, उसका, ठीक है, हाँ, देयर इज दिस कंपनी एक्स, उसका आईपीओ आया, तो आपने पब्लिक से 4,000 करोड़ रुपए रेज किए। अब आपको पब्लिक को हर 2 दिन में या हर 10 दिन में आपको जवाब नहीं देना है। कंपैरिजन टू वो 4,000 करोड़ रुपए तुमने किसी लेट से उससे उठाए, किसी इंडिविजुअल से उठाए, किसी इंडिविजुअल फर्म से उठाए, तो वो तो आपसे पूछेगा भाई क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, आपकी डे टू डे वर्किंग में भी इंटरफेयर करेगा। तो इन्होंने बोला है आईपीओ को लेके इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क रेज किए हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने। तो आईपीओ पढ़ के आना, आईपीओ क्या होता है। तो फर्स्ट टाइम जो भी कंपनी अपने शेयर को डाइल्यूट करती है उसको आईपीओ बोलते हैं। जब आप दूसरी बार करते हो उसको आईपीओ नहीं बोलते, उसको बोलते हैं फिर एफपीओ, फॉलो अप पब्लिक ऑफर। ठीक है। यस। कुछ ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, देयर आर एन नंबर ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, ये आपको याद रखना है। कुछ नवंबर में हुई थी, एक तो मालाबार एक्सरसाइज थी। मालाबार इज अ नेवल एक्सरसाइज, ये 4 देशों के बीच में होती है जिसमें यूएसए है, इंडिया, डेफिनेटली हम पढ़ रहे हैं तो इंडिया होगा, इंडिया है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया है एंड जापान है। इंटरेस्टिंगली ये चारों देश एक और ग्रुपिंग का मेंबर है, उसको हम बोलते हैं क्वाड। क्वाड। और चाइना क्वाड को बोलता है दिस इज द एंटाई चाइना ग्रुप, एंटाई चाइना ग्रुप। कोई ऑल्दो फॉर्मल ग्रुपिंग नहीं है, इनफॉर्मल ग्रुपिंग है क्वाड। और अगर आप देखोगे इन सब का इंटरेस्ट है, ऑल ऑफ दीज आर लाइक अनकंफर्ट विद द राइज ऑफ चाइना। तो ये साथ में ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं। नाउ ये जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं, ज्वाइंट एक्सरसाइज होती हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज ज्वाइंट एक्सरसाइजेस? मल्टीपल है, एक होता है सिंबॉलिक भी होता है, टू शो कि कौन किसकी साइड है। तो सिंबॉलिक है कि यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब नेचुरल पार्टनर हैं और इन सब का एक ही एनिमी है, कुछ भी हो सकता है, वो सिंबॉलिक, यू वांट टू सेंड अ मैसेज। और दूसरा इनका होता है व्हाट आई से, वॉर गेम ये प्ले करते हैं, वॉर गेम प्ले करते हैं। तो ये अपने आप को कॉम्बैट रेडी बनाते हैं, ठीक है। कभी रियल वॉर सिनारियो में हाउ दे आर गोना टू कोऑपरेट विद ईच अदर, लाइक यूएस एंड जापान का इतना ज्यादा सिस्टम इंटीग्रेशन है, इतना ज्यादा प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन है कि किसी जापान की सबमरीन से, जापान की सबमरीन से टारगेट सेट करके यूएस बहुत दूर से टारगेट कर सकता है। मतलब यूएस की सबमरीन, जापान की सबमरीन ने कोई चाइनीज वेसल देखी इन लेट्स से साउथ चाइना सी, तो उससे डेटा लेके यूएस अपनी मेनलैंड से भी कोई रॉकेट फायर कर सकता है। इतना सिस्टम इंटीग्रेशन है। इट्स लाइक कि आप सभी लोगों ने देखा हो जिनके पास आईफोन भी है, आईपैड भी है, और क्या कहते हैं, मैकबुक भी है, कितना सिस्टम इंटीग्रेटेड है ना। और तुम्हारे पास एंड्रॉयड है और मैकबुक है तो वो इंटीग्रेटेड नहीं है। तो ये है, तो कई सारे वो होते हैं इनके पर्पस वॉर, लाइक मिलिट्री एक्सरसाइज के। तो नवंबर में मालाबार हुई थी, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट वन। देन एक और हुई थी गरुड़ा। गरुड़ा इज अ, ये एयरफोर्स के बीच में होती है, एयरफोर्स। ये है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, एक और एक्सरसाइज थी, दिस इज दी इंडिया की ही एक एक्सरसाइज है, ट्राई सर्विस है, त्रिशूल। त्रिशूल 2025 ये हुई थी तुम्हारी नियर दी कोस्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। और ये ट्राई सर्विस है, ट्राई सर्विस, इंडिया की आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो लाइक बैटलफील्ड रेडी है नहीं, सिस्टम इंटीग्रेशन क्या है, तो इस सबको ये चेक करता है। तो 3 एक्सरसाइज हुई है नवंबर में, त्रिशूल, गरुड़ा एंड मालाबार। एक और
न्यूज था, एक टर्म था न्यूज में, जीपीएस स्पूफिंग। ये हमने दिल्ली में कई बार, दिल्ली एयरपोर्ट पे कई सारे पायलट्स ने इसको हाईलाइट किया कि उनको फॉल्स जीपीएस सिग्नल मिल रहे हैं, फॉल्स जीपीएस सिग्नल, इन ऑर्डर टू मिसलीड देयर नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, आप हो किसी हाइट पे लेकिन आपको नेविगेशन सिस्टम कुछ और हाइट पे बता रहा है। तो होता क्या है, एक एयरक्राफ्ट में मल्टीपल मैकेनिज्म होते हैं जिससे आप हाइट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो इन्हें कई बार ऐसा हो रहा है, जीपीएस स्पूफिंग हो रही है, तो इट इज अ काइंड ऑफ साइबर अटैक। नाउ अगर आप जीपीएस की बात करें तो जीपीएस इज अ अमेरिकन नेविगेशन सिस्टम, ये यूएस का नेविगेशन सिस्टम है। और अगर आपको यूएस जैसा नेविगेशन सिस्टम बनाना है जो पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं पे भी नेविगेट कर सके, तो पूरे अर्थ पे अगर आप नेविगेट करना चाहते हो तो यू नीड एटलीस्ट व्हाट आई से, तो आपके पास कम से कम 35 टू 36, मतलब 30 टू 35 सैटेलाइट होनी चाहिए। अब इतना बड़ा सिस्टम हम तो नहीं बना सकते, लेकिन हमने फिर भी अपने लिए एक इंडिजीनियस सिस्टम बनाया, नाविक। ये 7-8 सैटेलाइट पे वर्क करता है और इंडिया उसके अराउंड ये 1500 किलोमीटर तक नेविगेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने एक नेविगेशन सिस्टम बनाया, इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक। अभी ज्यादातर फोन जो भी हम यूज करते हैं, दीज फोन्स आर नॉट नाविक कंपैटिबल, सब जीपीएस से कंपैटिबल है, बट इंडिया इज ट्राइंग हार्ड टू मेक दिस नेविगेशन सिस्टम कि ये थोड़ा सभी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो। ठीक है, तो जीपीएस के बारे में याद रखना है, इंडिया का नहीं है, अमेरिका का है। इंडिया ने जो अपना बनाया उसका नाम नाविक है। इसी तरीके से रशिया का भी एक नेविगेशन सिस्टम है, चाइना का भी एक नेविगेशन सिस्टम है। आई गेस चाइना, रशिया का जो चाइना का नाम ध्यान नहीं आ रहा। यूरोप का गलीलियो है और एक है बायदू है। तो ऐसे करके 3-4 नेविगेशन सिस्टम है। हमारा जो है वो है नाविक है। अब आप बोलोगे सर ये ग्लोबल क्यों नहीं है, वी डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी यार, 30-32 सैटेलाइट कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। तो 7-8 सैटेलाइट है, वो इंडिया के बॉर्डर के आसपास को अच्छे से कवर करता है। हमारी जरूरत भी वही है, वी डू नॉट हैव टू लाइक फॉट अ वॉर ऑन रशिया, जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूएस जाने की जरूरत नहीं है, अपने नेबरहुड में ही काम करना है। तो ठीक है, बाद में इसको एक्सपेंड भी कर लेंगे जैसे जैसे हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ेगी। इवन कारगिल वॉर में, कारगिल वॉर में यूएस ने जो अपना नेविगेशन सिस्टम है इसको टर्न ऑफ कर दिया था, तो हमारे पास सिग्नल नहीं मिल रहे थे। नाउ जस्ट इमेजिन कि हमारी मिसाइल कैसे जाके या हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट कैसे जाके किसी एक टारगेट को हिट करेंगे व्हेन वी डू नॉट हैव दी व्हाट आई से ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए। ठीक है, एक और है, आप सभी लोग जब भी क्लाइमेट के बारे में पढ़ोगे, जब भी इन्वायरमेंट चेंज के बारे में पढ़ोगे या क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ोगे, तो 3 यहाँ पे आपकी मेजर ट्रीटीज आती हैं, मेजर एग्रीमेंट आते हैं। एक है आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी। इसी तरीके की एक है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन यूनाइटेड यूएनएफ सीबीडी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग बायोडाइवर्सिफिकेशन। तो ये क्लाइमेट चेंज से डील करती है, बायोडाइवर्सिटी से डील करती है कि ये जो नंबर ऑफ स्पीसी हैं और उनकी अलग अलग वेराइटी हैं वो खत्म ना हो जाए। और एक और कन्वेंशन है जो सेम ही ट्रीटी से निकली है, ये है तुम्हारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी। ये तुम्हारा काम कर रही है कि हम डेजर्टिफिकेशन को कम करें। डेजर्टिफिकेशन ये डील करती है तुम्हारी क्लाइमेट चेंज और ये बायोडाइवर्सिटी से। अब ये सारी तुम्हारी ये तीनों कन्वेंशन तुम्हारी एडॉप्ट की गई थी इन अ मीटिंग जिसको हम बोलते हैं अर्थ समिट। ये अर्थ समिट तुम्हारी 1992 में हुई थी आई गेस, ब्राजील में।
और आप देखोगे जितना भी हमारा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट वॉर है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल सही है, 1992 में हुई थी ये, और ये रियो डी जनारियो में ये सारी आपकी मीटिंग हुई थी। अब इसमें करंट अफेयर्स क्या है, अब 1992 से तो लगातार इनकी मीटिंग हो रही होगी, अभी इसकी 30th मीटिंग हुई है। इसकी मीटिंग को हम सीओपी बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो जो 30 सीओपी हुई है वो आपकी हुई है ब्राजील में। और इसमें एक और है, जब भी आज आप क्लाइमेट चेंज की बात करोगे, 2015 में हमने एक एग्रीमेंट इसी ट्रीटी के अंडर में एक एग्रीमेंट किया था, पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, हाँ, तो उसको 10 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो आपको जो पढ़ना है, याद रखना है, क्लाइमेट चेंज को लेके होमवर्क है। 3 बड़ी ट्रीटीज हैं, यूएनएफ ट्रिपल सी, यूएनसीबीडी एंड यूएनएफसीसीडी डेजर्टिफिकेशन। और ये जो आपकी यूएन सी ट्रिपल सी है, इसकी तीसरी मीटिंग हुई है ब्राजील में, 30th मीटिंग। और जो पेरिस एग्रीमेंट है, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उसकी 10 साल उसको पूरे हो गए। ठीक है, क्लियर है? यस। ठीक है, रट्टा मारने वाला ही है और इसमें कुछ नहीं है, और डिटेल में कभी पढ़ेंगे। इसमें एक और चीज आपको रखना है, यूएनएफ ट्रिपल सी का या पेरिस एग्रीमेंट ही आप आ जाइए। पेरिस एग्रीमेंट में, पेरिस एग्रीमेंट दूसरे तरीके से काम करता है। जो इससे पहले वाला एग्रीमेंट था उसको हम बोलते थे क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में एक बेसिक डिफरेंस है, ये तुम्हारा काम करता था टॉप डाउन अप्रोच में। टॉप डाउन अप्रोच में, टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है, क्योटो प्रोटोकॉल में डिसाइड किया गया कि कितना इमिशन कम करना है, और फिर हर कंट्री को टारगेट मिला, हर इंडिविजुअल कंट्री को एक टारगेट मिला। तो ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, बहुत सारी कंट्रीज फेल हो गई। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या करता है, ये काम करता है तुम्हारा बॉटम अप अप्रोच में। बॉटम अप अप्रोच में ये क्या करेगा, इंडिविजुअल कंट्री से टारगेट लेगा, इंडिया कितना करेगा कम, ठीक है, चाइना कितना कम करेगा, यूएस कितना कम करेगा, जो भी है आप बताइए आप कितना कम कर सकते हो। फिर सारे देश मिलके जितना बताएंगे ये उसको ऐड करेगा, और फिर ये बताएगा कि इससे कितने क्लाइमेट चेंज को आप रोक पाओगे। ठीक है, तो हर देश जो भी अपना टारगेट बताता है मैं कितना कम करूंगा, उसको हम बोलते हैं INDCs। वेट करो, टर्म मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड टारगेट्स, INDCs। अभी वेट करो, INDC बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हर एक देश अपना टारगेट तय करता है, वो बताता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था कि चाइना ने बोला है कि वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा बाय 2060। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है, चाइना एज अ होल, जितना वर्ल्ड में कोई भी देश कार्बन डाइऑक्साइड इमिट भी करता है और वो एब्जॉर्ब भी करता है, हर देश एब्जॉर्ब भी तो करता है, इंडिया भी एब्जॉर्ब कर रहा है। कैसे हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, थ्रू आवर फॉरेस्ट। तो चाइना ने बोला, अभी चाइना क्या कर रहा है, नेट में अगर आप देखोगे चाइना बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है। तो चाइना ने बोला मैं 2060 तक न्यूट्रल हो जाऊंगा, जितना इमिट करूंगा उतना ही एब्जॉर्ब कर लूंगा। अब उसमें दो तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो अपने इमिशन को कम करो, और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अपनी एब्जॉर्बेशन की पावर को बढ़ाओ, इसलिए गवर्नमेंट ट्रीज लगा रही है। ठीक है, इंडिया ने जो बोला है, अब यहाँ पे इंडिया ने भी एक टारगेट सेट किया है अपने लिए कि इंडिया विल बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2070, और यूरोपियन यूनियन ने बोला है वी विल बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। ये आपको एक क्लाइमेट चेंज का इंडिया का टारगेट याद रखना है, 2070 तक हम क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएंगे। क्लाइमेट न्यूट्रल और नेगेटिव होने में फर्क है। नेगेटिव का मतलब हमको रिलीज ही नहीं करेंगे, न्यूट्रल का मतलब हम रिलीज तो करेंगे लेकिन हम उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे।
एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? नेचुरल सॉल्यूशंस भी हैं और फिर आर्टिफिशियल भी हैं। हम कुछ ऐसी मशीन बना सकते हैं जो एटमॉस्फेयर में से एयर को फिल्टर करे, कार्बन को एब्जॉर्ब करे, बट दैट वुड बी एक्सपेंसिव। जस्ट प्लांट अ ट्री, ट्री अपने आप एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। क्लियर है? थोड़ा बहुत समझ में आया? पढ़ेंगे इसको भी कभी, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, बट आई होप कम से कम कुछ बेस बना होगा। यस सर। ठीक है। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अब मेन है जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लड़ रहा है, एंड दे आर ट्राइंग कि इससे हम 1.5 डिग्री ही चेंज, सुनिएगा ये है क्या, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है और ग्लोबल कूलिंग हो सकती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कैसे हो रही है? अर्थ का एवरेज टेम्परेचर मीन मान लीजिए 16 है, अब वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो 21st सेंचुरी के एंड तक वो कम से कम 4 डिग्री बढ़ जाएगा, कम से कम 4 डिग्री बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर वो 20 हो गया तो वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो इन्होंने बोला है कुछ नहीं करेंगे तो 4 होगा, लेट्स ट्राई टू डू समथिंग। अब समथिंग भी अगर हम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो भी कम से कम 1.5 से 2 तक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को 1.5 या 2 डिग्री तक ही बढ़ने दें, 18 तक हम रोक दें। इतने पे भी बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे, इतना भी अचीव करना एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट है। जस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब भी 1 डिग्री ग्लोबल एवरेज बढ़ेगा टेम्परेचर का, तो उससे कम से कम 1 मीटर वाटर राइज हो जाएगा। इमेजिन करो, यानी कि हमें अगर सब कुछ सही रहा तो इस सेंचुरी के एंड तक जो वर्ल्ड का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 से 2 डिग्री ज्यादा होगा। यानी कि वी हैव टू प्रिपेयर कि हमारा जो कोस्टल एरिया है बॉम्बे, कम से कम वहां पे 7-8 फीट पानी बढ़ जाएगा समुद्र का। तो उसमें हम कैसे मैनेज करेंगे? तो वी हैव टू सी। और सी वाटर लेवल राइज हो रहा है, एवरेज सी वाटर लेवल राइज हो रहा है। दिस इज एविडेंट। देयर आर 1 or 2 पैसिफिक आइलैंड नेशंस, 1 or 2 जो पानी के अंदर सबमर्ज हो चुके हैं। कंट्री लाइक मालदीव्स विल नॉट सर्वाइव अगर हमने कुछ नहीं किया तो। इंडिया जैसा देश जो बड़ा कॉन्टिनेंटल है वो तो है, वो सर्वाइव कर लेगा, लेकिन बाकी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसको लेके एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का भी याद रखना। इसको हम बोलते हैं इमिशन गैप रिपोर्ट। इमिशन गैप रिपोर्ट 2025, इसको पब्लिश करता है यूएनईपी। इसने पता है क्या बोला है? ये मिशन गैप रिपोर्ट पता है क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो इमिशन इतना होगा, मान लीजिए, ठीक है, 4 डिग्री 5 डिग्री कुछ भी मान लो। और जो सारे देशों ने मिलके बोला है कि हम इतना इतना करेंगे, वो सिर्फ यहां तक पहुंच रहा है। अगर आप एक ग्राफ बनाएंगे, अगर देश कुछ भी नहीं कर रहे तो गैप इतना है, ठीक है, लेकिन देशों ने बोला हम कुछ करेंगे तो उनके टारगेट इतने हैं। तो इसने बोला अभी भी एक गैप है, और इस गैप के कारण कम से कम 2.5 से 3 डिग्री ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर चेंज होगा। ये मैं ग्लोबल एवरेज की बात बता रहा हूँ। इससे ऐसा हो सकता है कुछ पर्टिकुलर देशों में 5, 7, 8, 10 डिग्री गर्मी हो जाए, ठीक है। तो ये इमिशन गैप है। कुछ नहीं करेंगे तो इतना है, कुछ अगर हम नहीं करेंगे तो इतना, व्हाट आई से, क्लाइमेट यहाँ पे पहुंचेगा। सारे देशों ने जो बोला है हम करेंगे वो इतना है, तो देयर इज दिस इतना गैप। तो ये बताता है उसके बारे में। एक और प्रोटोकॉल के बारे में जिक्र है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ये साइन हुई थी, एंड दिस इज द ओनली लीगल बाइंडिंग प्रोटोकॉल है। ये डील करती है तुम्हारा ओडीएस से, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से। और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है तुम्हारे, लेट्स से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स,
हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और भी बहुत सारे हैं। तो इन्होंने ओडीएस को बैन कराया है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये डील करती है तुम्हारा ओजोन लेयर से। ओजोन लेयर तुम्हें पता होगा जो हार्मफुल तुम्हारा यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद में एक और है, एक और ये कन्वेंशन है, मीनामाटा कन्वेंशन। बेटा समझ में आ रहा है? मीनामाटा कन्वेंशन। नाउ मीनामाटा इज वाज अ सिटी इन जापान। यहाँ पे एक लेक था। इस लेक में लोगों को मरकरी पॉइजनिंग हो गई। तो पता चला कुछ लोगों की डेथ हुई। बाद में पता चला ज्यादातर लोग जिनकी डेथ हुई है मरकरी पॉइजनिंग, उन सब लोगों ने फिश कंज्यूम किया है। फिश कंज्यूम किया है। तो बाद में इन्होंने उस लेक के आसपास फिश का सैंपल लिया, तो उन फिश की बॉडीज में हाई लेवल ऑफ मरकरी बायो एक्यूमुलेट हो गया। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है सुनिएगा। लेट्स से दिस इज अ फिश। इस फिश ने लेट्स से आज आज पानी वो कुछ भी खाया इसने, तो थोड़ा सा मरकरी इसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया। अब होता क्या है, बायो एक्यूमुलेटर्स वो पॉइजन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में अगर एक बार अंदर आ जाते हैं तो वो फिल्टर आउट बॉडी नहीं कर पाती, वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस फिश की लाइफ में इसने इतना ज्यादा मरकरी अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट कर रखा है। तो जब आपने इसको कंज्यूम करा, आपकी बॉडी में इतना ज्यादा आपको मरकरी मिल गया, ठीक है। फिर इस फिश को किसी और फिश ने खाया, उसकी बॉडी में और ज्यादा मरकरी एक्यूमुलेट हो गया, तो इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। तो इससे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई जब उन्होंने इस फिश को कंज्यूम किया। तो मीनामाटा कन्वेंशन डील विद मरकरी पॉइजन जो बायो एक्यूमुलेट हो गया था, ठीक है। तो मरकरी पॉल्यूशन से डील करने के लिए देयर इज अ कन्वेंशन कॉल्ड मीनामाटा कन्वेंशन। समझ में आया? यस सर। मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग नहीं है, बट ठीक है। चलो ये वाला इतना ही। अब तुम्हें थोड़ा एक दो दिन न्यूज में क्या चल रहा है अब का वो बताता हूँ। न्यूज़पेपर है इसमें। हम्म चलो लेटेस्ट एक दो दिन पहले का थोड़ा पता चले अभी दुनिया में क्या चल रहा है। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। लगभग 15-20 हमने न्यूज कवर किया। नवंबर की मेन मेन न्यूज है, बाकी समझाने वाली इतनी है। हाँ एक और लिखेगा, मालदीव पहला ऐसा देश बना है जिसने टोबैको को बैन कर दिया है। हाँ एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, ये मुझे तुम्हें बताना है। तो एक अगली न्यूज जो मैंने आपको बताई थी कि मालदीव पहला ऐसा देश बना है जिसने बैन कर दिया तुम्हारा टोबैको। टोबैको बैन कर दिया। मेरा थोड़ा सा सेंसिटिव कम हो रहा है। टोबैको, ठीक है। नाउ एक और ये इंटरेस्टिंग न्यूज है, लेकिन इससे पहले है ना थोड़ा सा तुम्हें है ना पेशेंस रख के सीखना होगा, कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट समझने होंगे। ओके। न्यूज ऐसे है, इंडिया इंडिया हैव लॉन्च्ड फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड अब यहाँ पे एक कीवर्ड है क्रिस्पर, क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी, जीन जीन एडिटिंग थेरेपी फॉर, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीकल सेल अनीमिया।
अब इसमें 3-4 समझाने वाली चीजें न्यूज ही है, अब इसमें देखना क्या क्या समझाने वाली चीजें। सबसे पहले आपको याद रखना है ये सीकल सेल अनीमिया क्या होता है। इसके बाद में ये जीन एडिटिंग थेरेपी क्या होती है, और इस जीन एडिटिंग थेरेपी को करने की एक टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर, क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग थेरेपी। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको सुनना है, देयर आर सर्टेन डिजीज, उनको हम बोलते हैं लाइक हम सबका डीएनए है और हम सबके डीएनए में होता है जीन, ठीक है। नाउ अ पेयर ऑफ जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी लाइक जो भी हमारा फिजिकल फिनोमिना है, कोई भी एक फीचर है, वो जीन एक्सप्रेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जीन को हमने नाम दे दिया, हमारे डीएनए में बहुत सारे जीन है, अगर आप जीन के भी बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं, ये साइंस वाले बंदे हो कुछ? चलो थोड़ा बेसिक करके समझा रहा हूँ। डीएनए में जीन होता है, जीन के बहुत सारे बेस पेयर होते हैं, एक मान लीजिए पेयर है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये एक आपके फिजिकल फीचर को एक्सप्रेस कर रहा है, फिजिकल फीचर को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे ए के जीन है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर योर आई कलर। ह्यूमन बॉडी में लगभग 20 से 25,000 बेस पेयर ऑफ जीन होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। हम ह्यूमंस ने इन सबको डिकोड कर लिया है, मतलब हमें पता है ये वाला जीन मेरी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला फिजिकल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो व्हाट यू कैन डू, आज ये पॉसिबल है थ्योरेटिकली कि आप जीन एडिट करके बहुत सारे फिजिकल फीचर चेंज कर सकते हो। इवन देयर इज दिस कॉन्सेप्ट इन चाइना, यू विल फाइंड, या वैसे भी देखोगे डिजाइनर बेबीज का भी कॉन्सेप्ट है। यू वांट की ब्लू कलर की आईज हो, इस कलर के हेयर हो, तो देयर इज दिस थ्योरेटिकली इट्स पॉसिबल। बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल में हम प्रूव कर पा रहे हैं, वो भी हो जाएगा एक दिन में। अब सुनिए क्या, बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जो म्यूटेट हो जाते हैं, वो जो उनको फीचर एक्सप्रेस करना चाहिए, जो भी बॉडी का एक फंक्शन वो करते हैं, उसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, जीन में म्यूटेशन हो जाती है, तो उससे बहुत सारे जेनेटिक डिजीज पैदा होते हैं। जैसे एक है मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, इनमें क्या होता है, इन बच्चों की मसल ही बिल्ड नहीं होती है, मसल डेवलप नहीं होती है, तो यू विल फाइंड कि इन बच्चों की लाइफ ज्यादा नहीं होती, 12-15 साल ये लोग जीते हैं बच्चे। तो मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, बच्चे देख रहे हो ना मुझे? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। तो अब एक और है ये सिकल सेल अनीमिया। इसमें क्या होता है, हम सभी लोगों का आरबीसी ऐसा होता है, जिन लोगों को सिकल सेल अनीमिया होता है उनका आरबीसी ऐसा होता है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का काम होता है ऑक्सीजन बॉडी तक ले जाना। तो इन लोगों को जिनको सिकल सेल अनीमिया होता है, इनका ब्लड व्हाट आई से इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, आपको जीन थेरेपी करनी पड़ेगी। जो जीन रेड ब्लड सेल बनाता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उसमें म्यूटेशन आ गई है, तो आपको उसको चेंज करना है। तो जीन एडिटिंग थेरेपी आपको करनी है। किस टेक्नोलॉजी से आप उस, कई सारी टेक्नोलॉजी है जिससे आप उस जीन को निकाल के दूसरे जीन को डाल सकते हो। वन ऑफ दी थेरेपी इज क्रिस्पर बेस्ड। तो इस क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करके, वर्ल्ड में तो थी बहुत सारे देशों के पास, हमने अपना एक इंडिजीनियस तरीका खोज निकाला है और उसको हमने नाम दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको हमने नाम दिया है बिरसा, बिरसा 101। तो बिरसा 101 इज आर थेरेपी। किसके लिए है? सीकल सेल अनीमिया के लिए है, जो एक जेनेटिक डिजीज है। और किस टेक्नोलॉजी से आप एडिट कर रहे हो? क्रिस्पर से। समझ में आया थोड़ा बहुत? नहीं समझ में आया होगा तो रट्टा मार लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये जितना भी मैंने आपको दिया है। क्या ये वाली पीडीएफ शेयर करूं? बता देना जिसको चाहिए, अगर आप लिख रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, 5 मिनट का टाइम है, पूछिए किसी को कुछ भी पूछना है तो। एनीथिंग यू वांट टू आस्क?
Sir, हाँ बताइए। so we see in recent news that Orissa has also imposed a ban on tobacco and nicotine products. So, can we discuss the economic impact that it will create on the state? सॉरी बच्चा, एक बार जस्ट रिपीट करना, क्या क्वेश्चन था? So, we see in recent news that Odisha has imposed a ban on tobacco and nicotine products. हम्म So, can we discuss the economic impact that it will create on the state of Odisha? सबसे पहले आपको याद रखना है, हमारे देश में है ना, देखो, टबैको इज अ इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, ये सबको पता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी आर नॉट बैनिंग इट, या वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ टबैको फार्मर्स, ठीक है, लगभग 2 से 3 करोड़ इन इंडिया वी हैव टबैको फार्मर्स। तो व्हाट अबाउट देम? क्या हमने उनके लिए कुछ अल्टरनेट प्रोवाइड किया है? नो, वी डू नॉट हैव प्रोवाइडेड एनी अल्टरनेट टू देम कि उनको टबैको से हम कहीं और शिफ्ट करें। एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट फार्मर्स इन इंडिया। रॉ टबैको जाता है, देयर आर इंडस्ट्रीज विच मेक टबैको प्रोडक्ट्स। तो दिस इज अ इशू ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट। एक तो एक इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया। इसके बाद में बात यह है कि इन सर्टेन सोशल कल्चर इट इज अ इंटीग्रल पार्ट। आप देखते हो ना, जैसे इवन इन नॉर्थ इंडिया हुक्का पानी, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, हुक्का इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर। इवन जिस कुछ लोगों को जो आप सोशल बायकॉट करते हो, ये बोलते हो उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, तो हुक्का इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। तो इफ यू आर बैनिंग टबैको, क्या आप इसको रोक पाओगे? दे विल ऑल्सो प्रोटेस्ट। तीसरा ये है कि हेल्थ के लिए इल है, इवन इफ लेट्स से वी अंडरस्टैंड कि हम इसको बैन करते हैं, क्या इस तरीके की चीजों को बैन से आप रोक सकते हो, या फिर उनकी स्मगलिंग और इलीगल ट्रेड स्टार्ट हो जाती है? तो देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट टू इट, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, फॉरगेट अबाउट टबैको, दे हैव नॉट सक्सेसफुल इवन इन लाइक स्टॉपिंग बैटिंग और कसिनो वगैरह को, बैटिंग सट्टेबाजी को भी आप नहीं रोक पाए हो। तो बेस्ट वे इज टू रेगुलेट देम। समझ में आ गया? बेस्ट वे टू डील विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स इज टू रेगुलेट। कंक्लूजन ये है, अगर आप बैन करोगे, कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें बैन सक्सेसफुल है। इलीगल ट्रेड होगी, स्मगलिंग होगी, कैसे रोकोगे? तो बैन इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। यू हैव टू एजुकेट पीपल कि दे अंडरस्टैंड कि हमें कंज्यूम नहीं करना है तो लिमिट से करना है। लाइक कि बैन अल्कोहल इन बिहार इज नॉट सक्सेसफुल, इन गुजरात इट्स नॉट सक्सेसफुल। सब मिल जाती है, सब कंज्यूम करते हैं, तो हो क्या रहा है? तुमने एक इलीगल तरीके का बिजनेस स्टार्ट करा दिया है, जो उस इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है, और स्टेट को एक्सचेकर भी लॉस हो रहा है, स्टेट को टैक्स भी नहीं मिल रहा है, और ट्रेड भी उतनी हो रही है। कम से कम जब स्टेट उसकी ट्रेड से पैसे कलेक्ट कर रही है, सरकार उसके नेगेटिव इंपैक्ट को कम करने के लिए उस पैसे को खर्च तो कर सकती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली टबैको हो, अल्कोहल हो, या लेट्स से बैटिंग हो, इन सबको रेगुलेट करना इज द बेस्ट ऑप्शन। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम लाइक दुनिया के एग्जांपल से हम ये समझते हैं। लेकिन दिस ये वाला बोलना इज नॉट पॉलिटिकली फीजिबल। इट्स लाइक पॉलिटिकली ये सही नहीं होता। अब आप इंडिया में बोलो ना, हम बोलो कि हम तो सट्टे को लीगलाइज कर रहे हैं, सारे लोग अलग खड़े हो जाएंगे, यार ये क्या कर रहे हो, आप सट्टे को लीगलाइज कर रहे हो। और सबको पता है कि सट्टा इंडिया में खेला जा रहा है। सेम गोज विद, तो ये क्या होता है ना, मास अपील इनकी है, बहुत अच्छी होती है, तो दे आर गुड पॉलिटिक्स बट अ बैड इकोनॉमिक्स। और ये कि हम अल्कोहल बैन कर रहे हैं बिहार से, भाई वाह कितना अच्छा काम किया, प्रैक्टिकली बैन नहीं हुई है। एनीवन फ्रॉम बिहार? Yes, sir. I'm from Bihar. यू आर फ्रॉम बिहार, तो क्या हुआ? अल्कोहल बैन Yes, sir. सक्सेसफुल है बिहार में? Not at all, sir. बिल्कुल नहीं है ना, ओपनली मिल जाती होगी। तो होता क्या है, यही वाली है। तो ये जो बैन वाली पॉलिसी है ना, आपको इसको, हाँ जी. है ना, बैन वाली पॉलिसी है ना, तो नॉर्मली जनरली इट्स नॉट अ वेरी गुड पॉलिसी। बोलने के लिए अच्छा है बस, पर प्रैक्टिकली ये कुछ अच्छा नहीं करता है। Yes, sir. And I think सबसे ज्यादा adverse effect उनका economics मतलब in terms of revenue होता है because रेवेन्यू it लॉस is होता है, being कम से कम, बिल्कुल करेक्ट। पहले कम से कम सरकार उसको रोक तो पाती है, कंट्रोल तो कर पाती है। तो देखो, अब यही है ना, बैन करना आपको लॉन्ग टर्म में इसका सॉल्यूशन देना है, लोगों को एजुकेट करना है कि वो कंज्यूम ही ना करे इस, Right. ठीक है ना। जी जी सर.
ठीक है, चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू। All right. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. ओके भैया।